हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप आप सभी काफी बढ़िया होंगे। ये स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड एजुकेशन पर। तो अभी तक हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया है केमिस्ट्री का। ओके, तो बात कर लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या कर चुके हैं। तो कंसंट्रेशन टर्म हमारी पूरी तरह से फिनिश हो चुकी है। कंसंट्रेशन टर्म हमारी पूरी तरह से अच्छे से फिनिश हो चुकी है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ओके, इसके लिए हमने पार्ट 1 बनाया था, पार्ट 1 बनाया था, पार्ट 2 भी इसी में हमने बनाया था। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसमें हमें 2 पार्ट लग गए थे बनाने में। ओके, उसके बाद वेपर प्रेशर, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन और पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन, इन तीनों, ये तीनों जो टॉपिक्स हैं इन्हें हमने पार्ट 3 में कंप्लीट किया था। पार्ट नंबर 3 में कंप्लीट हमने किया था। ठीक है, तो एक तरह से हम बात करेंगे क्या क्या हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो कंसंट्रेशन टर्म्स, वेपर प्रेशर, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन, ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज का भाई साहब हमारा टारगेट है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और अगर टाइम बचता है हमारे पास तो वेंट ऑफ फैक्टर भी कंप्लीट आज ही हम कर लेंगे। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें टाइम लेने वाला है। ठीक है, उसके बाद एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, सोल्यूबिलिटी, ये जो दो टॉपिक आपको दिख रहे हैं ये कोई ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, ये आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे, 10 मिनट के टॉपिक हैं। ठीक है, छोटी छोटी डेफिनेशन है इनकी, वो हमें पढ़नी रहेगी। ओके, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को आज हम स्टार्ट करेंगे और वेंट ऑफ फैक्टर भी अगर टाइम मिलेगा तो हम इसे फिनिश कर लेंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बाकी ये जो नोट्स आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन के सामने, ये नोट्स आपको कहाँ पर मिलेंगे? ये नोट्स आपको मिलेंगे एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप के ऊपर। ठीक है, तो एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप आप लोग डाउनलोड करके रख लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर देखिएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को समझते हैं। ये तो समझ में आ गया हमें कि कोई प्रॉपर्टी होने वाली है। ठीक है, ये क्या है? एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या प्रॉपर्टी है समझते हैं। दोज प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन विच डिपेंड ओनली ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड नॉट ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो मतलब यहाँ पर ये है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ये होती है डाइल्यूट सॉल्यूशन, मतलब दोज प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन विच डिपेंड ओनली ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टीज होती है वो सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, ना कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसका रीजन आपको बताते हैं, क्योंकि अभी तक आपने इसको फील नहीं किया है। फील कीजिए। यहाँ पर आप लोग मान लीजिए ये आपके पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर आपने पानी भर दिया है। पानी के साथ साथ आपने इसमें क्या ऐड कर दिया? नमक ऐड कर दिया, क्योंकि हमारा सबसे प्यारा एग्जांपल कौन सा होता है? पानी और नमक का, जिसमें पानी क्या होता है? पानी हमारे पास सॉल्वेंट होता है और नमक हमारे पास सॉल्यूट होता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे सॉल्यूट पार्टिकल्स की, मतलब नमक की हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो नमक है ना, नमक का नेचर कौन सा है इस पर डिपेंड नहीं करेगा। नमक का नेचर कैसा है? काला नमक है, गोरा नमक है, पीला नमक है, हरा नमक है, कौन सी कंपनी का है, टाटा का है या किसी और कंपनी का है, इस पर डिपेंड नहीं करेगा। डिपेंड किस पे करेगा? वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, कि कितने पार्टिकल्स इस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। तो अभी इस एग्जांपल में आपको कितने दिखाई दे रहे हैं? 4 पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये तो हमने एग्जांपल लिया है, लेकिन आप सभी जानते हो कि 4 पार्टिकल थोड़ी ना होंगे, वो तो लाखों होंगे पार्टिकल्स, लेकिन समझाने के लिए। ठीक है, तो ये बात है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमेशा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, ना कि उसके नेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, नमक नमक होता है, किसी भी कंपनी का लेके आ जाओ, ये बात है। ओके, ज्यादा डीप में हमें नहीं जाना है, समझना सिर्फ इतना है कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, ना कि उसके नेचर पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो यहां से ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है मतलब कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं। ओके, ये 4 प्रकार की हो सकती है। रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको आरएलवीपी भी बोलते हैं। उसके बाद आती है इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। काफी अच्छा टॉपिक है ये। ठीक है, काफी अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, बिल्कुल फील आएगा आपको समझने में। ठीक है, बहुत अच्छे टॉपिक्स होने ये। चलिए, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है? इसका मतलब रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, ये जो मतलब ये एक तरह से डेरिवेशन होने वाला है। आपको ये चीजें समझ में कब आएगी? जब आपने राउल्ट्स लॉ पढ़ रखा होगा, और राउल्ट्स लॉ आपको हमने पहले ही पढ़ा दिया था। ठीक है, तो आपने राउल्ट्स लॉ में क्या देखा था?
वैसे एक बार और हमने डेरिवेशन यहाँ पर कर दिया है, लेकिन आप सभी लोगों ने शायद वो वीडियो देख रखा होगा पार्ट नंबर 2 का। तो हमने वहां यहाँ तक एक डेरिवेशन किया था। ठीक है, हमारे पास राउल्ट्स लॉ के हिसाब से एक एक्सप्रेशन क्या आया था, इस तरह का एक्सप्रेशन आया था कि भैया पी ए जो होता है वो होता है पी नॉट ए और जीटा ए, पी नॉट ए जीटा ए। यहां तक हमने एक्सप्रेशन लेके आ गए थे। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो जीटा ए आपको दिख रहा है, जीटा ए क्या होता है हमारा, मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन होता है हमारे पास। ठीक है, मोल फ्रैक्शन होता है हमारे पास। तो अगर आपसे हम बोले कि जीटा ए को जीटा बी की टर्म में लिखिए, जीटा ए को जीटा बी की टर्म में लिखिए, तो आप कैसे लिखोगे। आपको एक एक्सप्रेशन पता है कि भैया अगर हम लोग जीटा ए और जीटा बी को जोड़ देते हैं तो ये 1 आता है। ठीक है, अगर हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर ए और बी दोनों प्रेजेंट है, इसके अलावा कोई और प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, अगर दोनों का सम करेंगे मोल फ्रैक्शन का तो वो 1 आएगा। तो इस हिसाब से हम जीटा ए की वैल्यू क्या लिख सकते हैं बताइए आप लोग, 1 माइनस जीटा बी, 1 माइनस जीटा बी, ये लिख सकते हैं क्या बताइए आप लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पे आप लोग देखिएगा, यहां पर हमने क्या किया, इस जीटा ए की जगह पर, जीटा ए की जगह पर 1 माइनस जीटा बी लिख दिया। ये हो गई हमारी स्टेप। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई हमने 1 से किया, फिर इसका मल्टीप्लाई हमने इससे किया। ये तो हमारी छोटी छोटी मोटी मैथमेटिक्स है जो हमने लगा दी यहाँ पर, इस तरह से हमने इसको किया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे देखिएगा। अब हमारा टारगेट ये है कि वो पी नोट ए जीटा बी आपको दिखाई दे रहा है। एक काम करते हैं, इसको बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएगी। चलिए यहां पर देखिए, यहीं पर लिख देते हैं, यहां पर देखिएगा। P हमने कहां तक देख लिया था, यहां तक हमने देख लिया था, पी ए इज इक्वल्स टू पी नोट ए 1 माइनस जीटा बी। ठीक है, तो अगर हम लोग आगे इसको सॉल्व करें तो क्या बनेगा, पी नोट ए माइनस पी नोट ए जीटा बी, मतलब हमने इसको मल्टीप्लाई अंदर कर दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ये जो माइनस है इसको हम लोग ले जाएंगे इधर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी नोट ए जीटा बी। ठीक है, अब इसको हम लोग इधर ले आते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पी नोट ए माइनस पी ए हो जाएगा। चलिए, तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ जीटा बी चाहिए, जीटा बी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में क्या आएगा भैया, अपॉन में आएगा पी नोट ए, पी नोट ए अपॉन में आ जाएगा। आया इतना समझ में। इसी को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या समझे इससे हम लोग, इससे हम लोग ये समझे, इससे हम ये समझे ये एक रिलेटिव क्वांटिटी है। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। जैसे रिलेटिव का मतलब आपको समझाते हैं, वैसे ये फिजिक्स का टॉपिक है लेकिन ठीक है समझा देते हैं यहाँ पर। जिसको रिलेटिव का मतलब नहीं समझ में आता उसको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 लड़के हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। ठीक है, मान लीजिए ए क्या है, ए ज्यादा बुद्धिमान है, ए ज्यादा बुद्धिमान है मतलब ज्यादा चतुर है, ज्यादा चालाक है। ठीक है, पढ़ा लिखा है ए, और बी उससे कम बुद्धिमान है। तो आप उसकी बुद्धि का अंदाजा कैसे लगा सकते हो, क्या आप इसकी वैल्यू लिखोगे क्या कि 100 है, ये 90 है, इस तरह से आप नहीं लिख सकते। ठीक है, ये क्या होती है, रिलेटिव क्वांटिटी होती है। आप 2 लोगों के बीच में कंपेयर कर सकते हो, कौन ज्यादा बुद्धिमान है, कौन कम बुद्धिमान है। ठीक है, ये तरीका होता है रिलेटिव बताने का। रिलेटिव क्या होता है, कंपैरिजन होता है एक तरह से। ठीक है, तो ये जो है ना रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये एक्चुअल में क्या है, ये रिलेटिव क्वांटिटी है। यहाँ पर सिर्फ आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं बता सकते कि यार इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू नहीं, ये सिर्फ एक रिलेटिव क्वांटिटी है। ओके, चलिए तो स्क्रीन आपको नहीं दिखाई दे रही होगी, एक काम करते हैं फिर से शेयर कर देते हैं। चलिए, तो अब आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो कहां पर थे हम लोग, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आपको समझा रहे थे। ठीक है, आया समझ में रिलेटिव क्या होता है, रिलेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है। अब आगे बात करते हैं हम लोग। लोअरिंग का मतलब क्या होता है, लोअर हो जाना, किसी चीज का कम हो जाना। तो अभी हमने एक्सप्रेशन से ये देखा था, जीटा बी क्या आया था हमारे पास, पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन में क्या आया था, पी ए आ गया था। ठीक है, पी नोट ए आ गया था हमारे पास। तो ये क्या हो गया, ये कम हो गया,
पी नोट में से पी ए माइनस हो गया, मतलब कम हो गया, लो हो गया, इसलिए हम बोलेंगे लोवरिंग। ठीक है, रिलेटिव लोवरिंग। किसके कंपेयर में कम हुआ, क्योंकि रिलेटिव का मतलब क्या होता है, इसी से हम कंपेयर करेंगे। तो इसके कंपेयर में, नीचे वाले के कंपेयर में ऊपर वाला क्या हो गया, नीचे वाले के कंपेयर में ऊपर वाला कम हो गया। देखो दोनों तरफ क्या है, पी नोट ए, लेकिन यहाँ पर ये कम हो गया। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये क्या है, एक तरह से पी नोट ए किसको रिप्रेजेंट करता है, तो वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। पी नोट ए किसको रिप्रेजेंट करता है, या पी ए किसको रिप्रेजेंट करता है, ये वेपर प्रेशर ही तो होते हैं, वेपर प्रेशर ही तो होते हैं। ये प्योर है, ये प्योर नहीं है। ठीक है, तो ये बात होगी यहाँ पर, इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा क्या होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एक एक वर्ड का मतलब आपको समझा दिया। ओके, चलिए अब यहां से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, लेकिन क्वेश्चंस जो आते हैं वो एमपी बोर्ड में नहीं पूछे जाते। समझिएगा क्या बोला हमने, यहां से क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, लेकिन एमपी बोर्ड में यहां से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस किस तरह से करेंगे वो आप लोग देखिएगा। अब हमें पता है जीटा बी जो होता है, जीटा बी की वैल्यू क्या बन सकती है, जीटा बी एक्चुअल में क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन में टोटल मोल्स हो जाएंगे। ठीक है, यही होता है मोल फ्रैक्शन, यही तो होता है। तो अगर हमें इस डेरिवेशन को आगे बढ़ाना हो, क्योंकि हमें क्या चाहिए, अब हम करना क्या चाहते हैं आपको वो समझाते हैं। यहां तक आपको करना है, मतलब अगर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएगा व्हाट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो आपको यहां तक लिखना है। ठीक है, यहां से आगे आपको लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन अब हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है न्यूमेरिकल्स। ठीक है, न्यूमेरिकल्स के लिए ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है। हमें क्या चाहिए, हमें एक शॉर्टकट फॉर्मूला चाहिए जिससे हम बस वैल्यू रखें और आंसर आ जाए हमारे पास। तो हम लोग एक और फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं, एक और फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए वैसे अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना। ज्यादातर बच्चे याद ही करते हैं उस फॉर्मूले को, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप लोग ध्यान से सुनोगे तो बहुत सिंपल है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, और पहली बार अगर आप कर रहे हो तो आपको फॉर्मूला डिराइव करना चाहिए, ना कि याद करना चाहिए। ठीक है, तो पहली बार हम लोग कर रहे हैं इसलिए हम लोग इसको डिराइव करेंगे, फिर आगे से तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा हमारे पास। चलिए, तो हमारे पास क्या है, एनबी। एनबी क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, बी के। तो ये जो एनबी है उसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास गिवन अपॉन मोलिकुलर मास, मास या फिर वेट गिवन ऑफ बी अपॉन मोलिकुलर मास, यही तो होता है। ओके, उसके बाद फिर से देखिए अपॉन में क्या लिखा हुआ है, एनए। एनए क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए हो जाएंगे। तो मास ऑफ ए अपॉन में मोलिकुलर मास ऑफ ए। ठीक है, उसके बाद बी का फिर से लिख लीजिए, डब्ल्यू बी अपॉन एम ए। ठीक है, डब्ल्यू बी क्या है यहाँ पर, वेट बोल दीजिए या फिर मास बोल दीजिए, मास। ठीक है, मास गिवन अपन मोलिकुलर मास होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए, तो यहां तक हम लोगों ने कहानी को पहुंचा दी। अब आप एक बात सुनिएगा, थोड़ा सा इसको फील करिए। मान लीजिए ये हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने क्या भर दिया भैया, पानी भर दिया। फिर से हम लोग पानी ले लेंगे। ठीक है, पानी ले लेंगे, ये हमने पानी ले लिया। ठीक है, लाल कलर का पानी हमने ले लिया। ठीक है, वो तो डायग्राम बनाने के लिए हम ले रहे हैं, वैसे पानी आप सभी को पता है पानी का कोई रंग नहीं होता है। चलिए, तो पानी हमने ले लिया, उसके बाद इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, इसमें हमने ऐड कर दिया भैया नमक। ठीक है, नमक ही तो ले रहे हैं हम, जब से नमक हमने ऐड कर दिया। तो देखिए जितना पानी होता है, पानी के कंपेयर में नमक हम लोग थोड़ा सा लेते हैं। जैसे आप घर में क्या बनाते हो, घर में अगर आप लोग खाना बनाते हो, ठीक है, मतलब घर में जब आपकी खाना बनता है, ठीक है, तो वहां पर नमक हम लोग बहुत कम लेते हैं। ठीक है, मतलब ना के बराबर लेते हैं नमक। एक आपने कहावत भी सुनी होगी, ठीक है, आटे में नमक जितना झूठ चलता है। तो मतलब क्या है, थोड़ा सा। ठीक है, तो हमारे पास जो सोल्यूट होता है उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। ठीक है, क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम होती है। मतलब ये हुआ, अगर हमारे पास सॉल्वेंट है, मतलब पानी है, पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और सोल्यूट बहुत कम होता है। तो अगर हमें वैल्यू निकालनी है, हमें पता है कि वैल्यू हम लोग बिल्कुल करेक्ट तो नहीं निकालते हैं। पॉइंट जैसे होता है, अगर हमारी वैल्यू आ रही 99.99 तो हम लोग 100 लिख देते हैं उसको।
ठीक है। तो यहीं पर है, जब हमें सॉल्व करना होता है क्वेश्चंस को तो हम लोग एक इफेक्टिव क्वांटिटी ले लेते हैं। आंसर जो आता है हमारा बिल्कुल रियल आंसर नहीं आता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर नहीं आता है, थोड़ा बहुत चलता है, ठीक है। हम लोग अप्रोक्स आंसर निकालते हैं, इसलिए हम लोग सॉल्यूट को नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। सॉल्यूट को हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे सॉल्वेंट के कंपेयर में। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए, अच्छा यहाँ पर हमने बी कर दिया ना, यहाँ पर बी आ जाएगा, ओके। डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। देखिए बी 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 हमें बी हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, बी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्यूट को, ध्यान रखिए। बी मतलब सॉल्यूट, ए मतलब सॉल्वेंट, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, जीरो बोलेंगे। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको पूरा हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो अब हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार का बन गया। तो इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, बस होने वाला है खत्म, ये होने वाला है खत्म, कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें, ओके। तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं। अब इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हो, यहीं पर कर देते हैं। डब्ल्यू बी अपॉन में आ जाएगा एम बी, ठीक है। फिर ये जो अपॉन में लिखा हुआ है इसको हम लोग ऊपर लिख सकते हैं क्या, डब्ल्यू ए, अब ऊपर आ जाएगा एम ए। बस ये एक्सप्रेशन बन गया। मतलब यही है कि ऊपर नीचे करना है आपको, या आप सभी लोग एक्सपर्ट हो इसमें करने में। ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन बन जाएगा, किसका, जीटा बी का बन जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, जीटा बी इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। इस तरह से इसको याद किया जाता है, ठीक है। यही एक्सप्रेशन है, इसी को आपको याद करना है। फिर से देख लीजिए एक बार और, समझा देंगे आपको एक बार और, समझाने में कोई दुविधा नहीं है। वैसे अगर आप लोग इस वीडियो को एक बार और रिवाइंड करके देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने यहां तक निकाल लिया था भैया, ठीक है, यहां तक हमने निकाल लिया था। अब इसके आगे देखिए आप लोग, हमने किया क्या, हमने सिर्फ इतना किया, जीटा बी जो होता है वो क्या आया था हमारे पास, डब्ल्यू बी अपॉन में आया था एम बी, फिर अपॉन में क्या बचा था हमारे पास डब्ल्यू ए बचा था, अपॉन में एम ए बचा था, और यहाँ पर तो हमने जीरो मान लिया था इसको डाइल्यूट के केस में, ठीक है। आपको बता दिया क्या कंडीशन थी, उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया था। तो बस इसी को ऊपर नीचे कर लेना तो आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा। और लास्ट एक्सप्रेशन क्या बनेगा आपका, वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। कहाँ गया, ये देख लीजिए, ये एक्सप्रेशन आपका बन जाएगा। यही हम लोग इसको यूज करने वाले हैं, इसी एक्सप्रेशन को हम लोग ज्यादातर यूज करेंगे। अब आप क्या कर सकते हो, अगर आपको आगे भी इसको देखना है तो ये जो जीटा बी है, जीटा बी हमने एक और वैल्यू निकाली थी जीटा बी की, याद हो आपको, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन में पी नोट ए आ जाएगा, ठीक है। तो आप चाहो तो जीटा बी की वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो ये एक एक्सप्रेशन ये भी बन जाएगा आपका। तो बस ये काम है, इस तरह से आप लोग अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो। आपको एक बात बता दें, जब आप क्वेश्चंस देखोगे इसके रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर के, तो आपको सारी क्वांटिटी दी हुई होगी पहले से। ये जो सारी टर्म्स है ना, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये सब कुछ आपको दिया हुआ होगा। सिर्फ आपको फॉर्मूला आना चाहिए, वैल्यू पुट करनी है और आंसर आपके आ जाएंगे, ओके। चलिए, तो आई होप आप सभी को रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको बता दिया हमने, अगर एग्जाम में आता है तो किस तरह से आपको लिखना है रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर को, ओके। बाकी ये जो आपने डेरिवेशन किया अभी पूरी तरह से अच्छे से, ये सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल में काम आएगा, इसके अलावा ये काम नहीं आएगा, आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगली टर्म है हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक बात और आपको बता दें, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, आरएलवीपी, ये जो है यही थोड़ा सा मुश्किल होता है इस टॉपिक में, जिसको हमने अच्छे से समझा दिया आपको। वैसे अब आपको मुश्किल लगना नहीं चाहिए, इसके बाद जो चीजें बच जाएगी वो सभी इजी है, इसके कंपेयर में सारी चीजें इजी है, ओके। तो आप लोग कभी भी ध्यान रखना, जब भी आप पढ़ाई करो तो ऐसा मत किया करो कि यार हमें एक चीज समझ में नहीं आएगी तो दूसरी चीज भी समझ में नहीं आएगी, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। अगर आपको एक चीज अच्छे से समझ में नहीं आई है तो आप पेशेंस बना के रखो, धैर्य बना के रखो, आपको आने वाली चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है, ये रहता है। ऐसा कभी मत सोचा करो कि एक बार में हमें चीज समझ में आ जाएगी, एक बार में आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एक बार में चीज समझ में नहीं आती तो थोड़ा वेट कर लिया करो, ठीक है। धैर्य बहुत बड़ी चीज है। चलिए आगे देखते हैं, रिलेटिव लॉरिंग इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। काफी इसका मतलब भी सिंपल है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेफिनेशन पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अरे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बताइए आप लोग।
बॉइलिंग पॉइंट कुछ नहीं होता है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये होता है, अगर आपके पास एक कंटेनर है, कंटेनर में आपने पानी भर दिया, अब इसको आप लोग गर्म करोगे तो ये लिक्विड स्टेट से गैसेज स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। जिस पॉइंट पर हमारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए उसको बोलते हैं बॉइलिंग। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। तो यही बात है, हमें पता है पानी जो होता है कितने डिग्री सेल्सियस पर बॉइल होना स्टार्ट होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा ये इसका क्या हो जाएगा भैया, इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि 100 डिग्री सेल्सियस पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मान लीजिए आपने पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस आपको पता है, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे बोलूं कि अगर मान लो आप इसमें नमक ऐड कर देते हो तो क्या होगा? क्या अभी भी इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 ही रहेगा क्या? बताइए आप। तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे कि नहीं, इस समय हमने नमक इसमें ऐड कर दिया है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इलिवेट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब भी हम लोग सॉल्यूट ऐड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट हमारा बढ़ जाता है। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आएगा वो डिपेंड करता है नमक की क्वांटिटी पर। तो मान लीजिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है, वैसे तो कम ही आएगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं समझने के लिए, इसका बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है 110 डिग्री सेल्सियस। अब इतने पे ये बॉईल होना स्टार्ट होगा। तो समझ में आया कि पानी में क्या आ चुका है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो चुका है, इसका इंक्रीज हो चुका है, एलिवेट हो चुका है, बढ़ चुका है। ठीक है। एक और इसमें एग्जांपल आता है, आपने देखा होगा जब अंडे को उबालते हैं तो उसमें नमक डाल देते हैं। ठीक है, जब अंडे को उबाला जाता है तो उसमें नमक डाल दिया जाता है। इससे होता क्या है, ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जो अंडा होता है ना, अंडा होता है वो पानी में बॉईल होता है। ठीक है, पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है। लेकिन हम चाहते हैं कि टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा मिले, तो नमक डालने से क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए जो अंडा होगा वो ज्यादा टेम्परेचर पे बॉईल होगा। ये रीजन होता है नमक डालने का। ठीक है, ये होता है। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हो। चलिए तो पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन को, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। चलो बॉइलिंग पॉइंट तो आप लोग सब पढ़ लोगे, आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस पढ़ा देते हैं आपको, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट तो कोई क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन हमने फिर भी लिख रखा है उसे। आप यहाँ पर देखिए, द डिफरेंस TB minus T naught B equals to delta TB is called elevation in boiling point, where TB is equals to boiling point of solution, T naught B is a boiling point of solvent। इसको समझाते हैं आपको। देखिए, हम मान लीजिए हमारे पास TB है। TB क्या है हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। जो पूरा सॉल्यूशन था हमारे पास, उसका बॉइलिंग पॉइंट ये है। और जो हमारे पास पानी था, जो हमारे पास प्योर पानी था, स्टार्टिंग में हमारे पास पानी था, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो था उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। पानी क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। और पानी में नमक जब हमने डाल दिया तो वो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। तो ये कितना आया था हमारे पास, 100 डिग्री सेल्सियस। ये कितना आया था हमारे पास, 110 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से आप समझ सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, टीबी में से टी नोट बी को माइनस कर देंगे। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। ठीक है, चेंज आ जाएगा। इस तरह से आप लोग समझिए, ये हमारे पास क्या आ गया, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट आ गया। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं, डिफरेंस भी बोल सकते हो, चेंज भी बोल सकते हो। इसी को एक और टर्म में बोला जाता है इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इलिवेशन ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लोग अगर 110 में से 100 डिग्री सेल्सियस को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 10 आएगा आपके पास। इसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बड़े में से छोटे को आपको माइनस करना है। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये आप लोग बोलोगे। क्या बोलोगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आया समझ में आप सभी को? इस तरह से आपको बताना रहेगा। देखो, अगर आप लोग पहली बार इस चीज को देख रहे हो, डेल्टा को देख रहे हो, तो आपको बता दें डेल्टा का मतलब क्या होता है। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डेल्टा का मतलब क्या होता है, जब आप आगे पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहां पर डेल्टा का मतलब होता है हीट। ठीक है, किसी भी चीज को गर्म करना है, जैसे हम लोग चाय बनाते हैं। ठीक है, पानी है हमारे पास, पानी के साथ साथ हमने इसमें क्या डाल दिया, दूध डाल दिया। ठीक है, दूध डाल दिया, शक्कर डाल दी। ठीक है, शक्कर पत्ती सब डाल डुला के हमने क्या किया, इसको गर्म कर दिया, हीट कर दिया, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, चाय बन जाएगी। इस तरह से आप रिएक्शन पढ़ोगे। ये तो हमने जनरल एग्जांपल ले लिया है, लेकिन इसका मतलब ये होता है, हीट का मतलब होता है गर्म करना। अरे पानी और दूध को मिलाओगे तो चाय थोड़ी बन जाएगी, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको हीट भी तो करना पड़ेगा। ये चीज होती है। ठीक है, तो ये बात है। चलिए, तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई। अब आगे देखिए आप लोग, डेल्टा टीबी समझ में आया। डेल्टा टीबी क्या होगा, चेंज होगा सिर्फ ये। ठीक है, चेंज। तो डेल्टा टीबी जो होता है
वो हमें एक्सपेरिमेंट से पता चला कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम के। और एम क्या होता है, छोटा एम क्या होता है, मोलालिटी। मोलालिटी तो होता है, आपको समझाया था हमने, ठीक है, तो मोलालिटी होता है। डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, वेयर एम इज मोलालिटी। अब ये चीजें हमें कहाँ से पता चली, ये एक्सपेरिमेंट से पता चली, ठीक है, एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया होगा, उससे हमें पता चला। तो भैया पता चल चुका है, तो हम आगे क्या करेंगे, अब हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर के आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास एम आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो के होता है, इस के को इस तरह से नहीं लिखा जाता है, के को कुछ इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, के बी लिखा जाता है, इसका मतलब है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसको बोला जाता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोला जाता है इसको, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। देखो कांस्टेंट का भी नाम रख दिया उन्होंने, क्या नाम रख दिया, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। या फिर आप इसको बोल सकते हो इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। वैसे अगर एग्जाम में आप बात करो तो एग्जाम में इसी नाम से आता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के नाम से आता है। इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट इसको बोला जाता है, लेकिन ये तो बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। देखो ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर आपसे कोई पूछे बताओ ये क्या होता है, तो एक तरह से आप ये बोल सकते हैं कि कांस्टेंट होता है, लेकिन इसकी डेफिनेशन आप बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, आप क्या बोलोगे, ये जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है, केबी जो होता है, केबी जो होता है, ठीक है, केबी जो होता है वो क्या होता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बराबर हो सकता है, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बराबर, डेल्टा टीबी के बराबर ये हो सकता है। कब हो सकता है, जब इस एम की वैल्यू, जब इस एम की वैल्यू 1 हो जाए। अगर इस एम की वैल्यू 1 हो जाएगी तो हम क्या बोलेंगे, के बी इज इक्वल्स टू डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी, ठीक है। तो ये बात है। अगर एम की वैल्यू यूनिटी हो जाए, एम क्या हमारे पास, मोलालिटी, अगर मोलालिटी यूनिटी हो जाए तो के बी किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन, आप ये बोल सकते हो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बराबर ये हो जाएगा। आया समझ में, ये बात है। केबी को इस तरह से भी बता सकते हो। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, नोट कर लीजिए आप लोग इसे। 2 नंबर में आपसे पूछा जाता है, चलो बताइए क्या होता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, तो आपको पता होना चाहिए। ओके चलिए, तो इस तरह से ये हमारा हो गया भैया फिनिश।